फ्रेंड, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में बताया। उसमें कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बातें रह गई थी। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस स्ट्रक्चर को भी बताऊंगा। तो मैं आज उस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का जो है पार्ट जो है सेकंड लेकर आया हूँ, जिसमें आपको फुल डिटेल ऑफ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो है वो आपको दिया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम ओव्यूल के अदर स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किस टाइप का है, वो प्रत्येक प्रकार का बीजांड यानी एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये 180 डिग्री पर क्या हो जाता है, वो घूम जाता है, और इसे क्या कहते हैं, उल्टा बीजांड भी कहते हैं। और जो 80 से 82% जो कुल है पादपों का, उसमें जो है इस प्रकार का जो है बीजांड पाया जाता है। आइए हम इसके जो है आगे की संरचना का अध्ययन करते हैं। वो संरचना क्या है, वो है बीजांड काय। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो है संरचना आप देख रहे हैं, जिसके अंदर भ्रूणकोश क्या हुआ है, धंसा हुआ है, उसी ये जो संरचना है, यही वाला भाग क्या कहलाता है, वो बीजांड काय कहलाता है। आइए बीजांड काय के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बीजांड काय जो है, इसे इंग्लिश में न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। और ये क्या है, एक्चुअल में ये जो बीजांड काय है वो एक प्रकार का पोषक ऊतक होता है। क्या होता है, पोषक ऊतक होता है, अर्थात पोषण जो है वो देने का कार्य करता है। कौन, वो ये आपका बीजांड काय या फिर न्यूसेलस। और कैसा होता है, वो द्विगुणित होता है। यानी ये जो ऊतक है, इनकी जो कोशिकाएं है वो कैसी होती है, वो डिप्लॉयड होती है, यानी द्विगुणित होती है। और मैं आपको और बता दूं कि जो बीजांड काय होता है वो जो है इसकी क्वांटिटी के आधार पर, यानी इसकी मात्रा के आधार पर जो बीजांड है उनको दो भागों में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा है, इसकी मात्रा के आधार पर बीजांड दो प्रकार के होते हैं। यानी किसकी, ये जो बीजांड काय ऊतक है, इसकी जो है मात्रा के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला बीजांड क्या है, स्थूल बीजांड काय बीजांड। स्थूल बीजांड काय बीजांड, ये क्या होता है, स्थूल टाइप वाला। यानी स्थूल बीजांड काय बीजांड ऐसे बीजांड को कहते हैं जिसमें बीजांड काय की मात्रा, यानी बीजांड काय ऊतक की मात्रा क्या होती है, वो अधिक होती है। तो ये जो स्थूल बीजांड का बीजांड होता है, इसमें जो बीजांड का ऊतक है उसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यानी जिस बीजांड में बीजांड का ऊतक की मात्रा अधिक होगी, उस बीजांड को हम क्या कहेंगे, स्थूल बीजांड का बीजांड। और दूसरा जो टाइप इसका क्या है, उसका नाम है तनु बीजांड का बीजांड। तनु का मतलब क्या होता है, कम। तो यानी जो आपका ये वाला बीजांड होता है तनु बीजांड का, तो तनु बीजांड का बीजांड एक ऐसा बीजांड होता है जिसमें बीजांड का ऊतक की मात्रा क्या होती है, वो कम होती है। तो आप सिंपली कह सकते हो जो बीजांड का है, बीजांड का की मात्रा के आधार पर बीजांड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्थूल बीजांड का बीजांड और तनु बीजांड का बीजांड। स्थूल वाले में बीजांड काय की जो बीजांड का ऊतक की जो मात्रा है वो अधिक होती है, और जो तनु बीजांड काय बीजांड है उसमें जो है बीजांड काय की मात्रा क्या होती है, वो कम होती है। ठीक है, जब बीजांड काय की बात चल रही है, आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड काय चोंच, या इसे इंग्लिश में न्यूसेलर पीक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बीजांड काय चोंच क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो है पूरा जो है यहाँ पर जो है बीजांड काय क्या हुआ है, वो भरा हुआ है पूरी तरीके से। इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। और ये जो आपका ये रीजन है, यहाँ पर नीचे वाला जहाँ पर लिखा है बीजांड द्वार, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बीजांडों में ऐसा होता है, कुछ ओव्यूल में ऐसा होता है कि ये जो बीजांड काय ऊतक है, तो ये बीजांड का ऊतक बीजांड द्वार द्वारा जो है बाहर जो है एक चोंच के रूप में निकल आते हैं। क्या हो जाते हैं, ये जो आपका ये जो संरचना है, ये जो यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये बीजांड द्वार है, और ये अंदर क्या सब भरा हुआ है, बीजांड काय ऊतक है। तो कभी कभी कुछ बीजांड में ऐसा होता है कि ये जो बीजांड काय ऊतक है वो बीजांड द्वारा जो है
बाहर की ओर एक चोंच के रूप में निकल आते हैं, तब ऐसे बीजांड को क्या कहा जाता है? ऐसे बीजांडकाय को बीजांडकाय काई चोंच या फिर उसे न्यूसिलर बीक के नाम से जाना जाता है, जिसकी डेफिनेशन मैंने लिखा है। कुछ बीजांडों में बीजांडकाय ऊतक बीजांड द्वार के द्वारा चोंच के रूप में बाहर निकल आते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीजांडकाई चोंच कहते हैं। किसमें होता है, किस फैमिली या किस कुलों में ऐसा देखने को मिलेगा? जैसे यूफोर्बिएसी हो गया, इससे बिलोंग करने वाले जो प्लांट्स होंगे उसमें आपको बीजांडकाई चोंच या न्यूसिलर बीक देखने को मिलेगा। कुकुरबिटेसी जो फैमिली के प्लांट्स होंगे उसमें इन सब में आप देख सकते हैं। होता क्या है, ये आपका न्यूसिलर बीक की जैसे कुछ फैमिली जैसे यूफोर्बिएसी, कुकुरबिटेसी, इनमें जो बीजांडकाई ऊतक होता है, वो बीजांडकाई ऊतक जो है वो आपके बीजांड द्वार के द्वारा थोड़ा सा जो है बाहर की ओर निकल आते हैं एक चोंच के रूप में, उसी को क्या कहते हैं? बीजांडकाई चोंच कहते हैं। आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है बीटी से बीजांडकाय को लेकर के, जिसे क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म ये होता है कि सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि जो बीज का निर्माण होता है, जब बीज यानी जब सीड का जो है निर्माण होता है, जब सीड प्रोड्यूस होते हैं, तो सीड के निर्माण के साथ ही साथ क्या हो जाता है? बीजांडकाय जो है वो नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। मगर कुछ ऐसे भी जो है फैमिलीज के प्लांट होते हैं जिसमें जो बीजांडकाय है वो जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं होते, बल्कि जो बीजांडकाय होते हैं वो बीज के ऊपर एक पतली परत के रूप में वो पाए जाते हैं, यानी रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है कि बीज के निर्माण के साथ ही बीजांडकाय समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ बीजों में बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। यानी सिंपली बात यह है कि सामान्यतः बीज के निर्माण के बाद आपका जो बीजांडकाय ऊतक है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, मगर कुछ ऐसे प्लांट्स है, कुछ ऐसे फैमिलीज के प्लांट है जिसमें जो है बीज के निर्माण के बाद भी बीजांडकाय क्या होता है? एक पतली परत के रूप में उसमें लगा हुआ यानी पाया जाता है। ठीक है, वो कौन से प्लांट है? जैसे बीट, चुकंदर जो है उसमें आपको जो है बीजांडकाय जो है वो बीज के बनने के बाद भी आपको एक परत के रूप में दिखाई देगा चुकंदर में। ब्लैक पीपर यानी जिसे जो काली मिर्च होती है उसमें भी जो है आप जो है बीजांडकाय पतली परत के रूप में बीज के ऊपर देख सकते हैं। तो ये होता है पेरिस्पर्म और इसका एग्जांपल और डेफिनेशन है। ठीक है, अगर इसमें कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, मुझे बताइए, मैं आपके जो है डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, और आइए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग की बात कर रहे हैं। बीजांडकाय मैंने बताया आपको कि ये जो है भ्रूण जो आपका बीजांडकाय है ये समझ लीजिए आपका एक पोषक ऊतक होता है, यानी पोषण प्राप्त देने वाला जो ऊतक होता है 2n होता है। इसकी क्वांटिटी के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज बताया, बीजांडकाई चोंच के बारे में बताया, आपको पेरिस्पर्म के बारे में बताया। अब मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस पूरे ओव्यूल का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? वो भ्रूणकोश होता है। क्या होता है? भ्रूणकोश। तो मैं जो है अब भ्रूणकोश के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही कंसंट्रेट हो करके आप लोग समझिएगा। यहाँ पर भ्रूणकोश जो है, यहाँ पर ये संरचना आप जो देख रहे हैं, जो ये आपके बीजांडकाय में धसी हुई है, इस बीजांडकाय में धसी हुई संरचना जो आप देख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। इस भ्रूणकोश की संरचना मैंने यहाँ पर भी बनाई है, आप देख सकते हो समझाने के लिए आपको। ठीक, तो भ्रूणकोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, इसकी पोजीशन की बात करें तो एम्ब्रियो सैक वो बीजांडकाय में धसा रहता है। ये देखो यहाँ पर बीजांडकाय है पूरा, उसी के अंदर क्या है? ये धसा हुआ होता है। ये सबसे मेन पॉइंट यही थी इसकी पोजीशन के बारे में अगर बात करें तो भ्रूणकोश जो है वो जो है बीजांडकाय में यानी न्यूक्लियस में क्या होता है? वो धसा हुआ होता है। ठीक है, इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एग्जाम में एक नंबर बहुत पूछा जाता है ये चीजें, ये बात याद रखिएगा। ये जो होता है आपका भ्रूणकोश जो है वो 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी होता है। यानी इस भ्रूणकोश में जो है 7 जो है वो कोशिकाएं होती है और 8 क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर संरचना बनाई है, उस संरचना के आधार में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा क्या है? वो आपका भ्रूणकोश है। अब इसमें क्या है? 7 कोशिका है और 8 केंद्रक है। तो ऊपर की ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 कोशिकाएं। क्या है? ये 3 कोशिकाएं। इन 3 कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ये ऊपर की जो आपका है इसे क्या कहते हैं? प्रतिमुखी
कोशिकाएं कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, वो 3 होती है। अगर नीचे चले आए तो ये जो आपका मध्य वाला देख रहे हैं, ये जो थोड़ा सा बड़ा रीजन है, यहाँ पर ये बड़ा थोड़ा सा है, जो मैंने ब्लैक किया हुआ है, ये जो है वो क्या आपका अंड कोशिका है। ये क्या आपका अंड कोशिका है, और इसके जो दोनों साइड में है उसे क्या कहते हैं, वो सहायक कोशिका कहते हैं। तो एक अंड कोशिका है और दो क्या है, वो सहायक कोशिका है। इस प्रकार 3 यानी प्रतिमुखी कोशिका और एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। और मैं आपको बता दूं, अंड कोशिका, एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय कहा जाता है। इस बात को आप जो है याद रखिएगा ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि 3 प्रतिमुखी कोशिका हो गई 3, और एक अंड कोशिका 4, 2 सहायक कोशिका कितने हो गए 6, और एक यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो क्या है, केंद्रकी कोशिका। इस प्रकार आपकी कुल कितनी कोशिका हो गई, 7 कोशिका हो गई। 1 3 4 5 और 2 7 कोशिका। केंद्र कितने हैं इसमें, 8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और ये 2 आपके जो है वो ध्रुव केंद्रक है। इस प्रकार जो है 3 और 3 6 और 2 8 केंद्रक हो गए। तो एग्जाम में पूछता है कि बताइए जो आपका भ्रूण कोश होता है वो कितने कोशिकीय और कितने केंद्रकीय होता है, तो उसका जवाब ये होगा कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। और इन कोशिकाओं के नाम क्या मैंने यहाँ पर लिख दिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका भ्रूण कोश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बीजांडकाय में धंसा रहता है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और ये संरचना मैंने यहाँ पर बना के आपको समझाया है। यहाँ पर भी कोई अगर प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, आइए हम जो है बात करते हैं अध्यावरण की, इसकी अध्यावरण की। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो बीजांडकाय के दोनों तरफ जो बीजांडकाय जो हमारा है, इसके साइड में एक क्या है, अध्यावरण है, एक आवरण है। ये देख सकते हैं 2 अध्यावरण यहाँ पर है, एक बाह्य अध्यावरण है यानी जो बाहर की ओर है, और एक अंदर की ओर, इसे क्या कहेंगे, आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण जो होता है इसे इंग्लिश में इंटीग्यूमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो बीजांड होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उनमें जो है 2 अध्यावरण ही हो। किसी बीजांड में केवल 1 अध्यावरण होता है, किसी में 2 होता है, और किसी में जो है तृतीय अध्यावरण भी देखने को मिलता है। तो आइए मैं बात करता हूँ सबसे पहले 1 अध्यावरण की ना। ऐसा बीजांड जिसमें 1 अध्यावरण होता है उसे यूनिटेगमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिटेगमिक कहते हैं। अब इस 1 अध्यावरण वाला जो बीजांड है वो किसमें भी देखने को मिलेगा आपको, वो आधुनिक डाइकोटिलीडॉन्स जो प्लांट्स होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। आइए हम बात करते हैं द्वि अध्यावरण की। तो ऐसे बीजांड जिसमें 2 अध्यावरण होते हैं यानी 2 लेयर्स होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बाइटेगमिक क्या कहते हैं, अध्यावरणीय इंटीग्यूमेंट कहते हैं। और ये किसमें देखने को मिलेगा, ये आपको प्रिमिटिव डाइकॉट में प्लस मोनोकॉट में इस प्रकार का अध्यावरण देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो इंटीग्यूमेंट है, अध्यावरण है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, वो प्रोटेक्शन देना यानी सुरक्षा प्रदान करना होता है, यानी एक प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो इंटीग्यूमेंट होता है, जो अध्यावरण है, वो सुरक्षात्मक आवरण होता है। ठीक है, कुछ बीजांड में 1 अध्यावरण होता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूनिटेगमिक, और जिसमें 2 होगा उसे क्या कहेंगे, बाइटेगमिक। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी में ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी बीजांड होते हैं जिसमें अध्यावरण होता ही नहीं, जिसमें एक भी अध्यावरण नहीं होता। जिसमें एक भी अध्यावरण नहीं होता, अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं, इंटीग्यूमेंट पाया ही नहीं जाता, उसे कहते हैं अध्यावरणीय अवस्था। क्या कहते हैं, अध्यावरणीय अवस्था, यानी बीजांड में कोई भी अध्यावरण नहीं पाया जाता। अच्छा, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जो अध्यावरणीय होते हैं, जिसमें अध्यावरण होता ही नहीं, तो इसका एग्जांपल है सेंटेलम। सेंटेलम मतलब जैसे आपका चंदन है, चंदन को ही सेंटेलम कहा जाता है। चंदन में आप देखेंगे वो क्या होता है, उसका जो बीजांड होता है, जो उसका ओव्यूल होता है, वो कैसा होता है, वो अध्यावरणीय अवस्था वाला होता है। और आपका लोरियंथस हो गया, इसमें भी जो है क्या होता है, अध्यावरण अब्सेंट होता है। ठीक, जो आपका ओलैक्स है उसमें भी क्या होता है, वो अध्यावरण जो है वो अब्सेंट होता है। इस प्रकार ऐसे एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आइए मैं आपको जो अभी तृतीय अध्यावरण की बात किया था उसकी भी मैं बता दे रहा हूँ। उसे जो है सामान्यतः क्या कहते हैं, एरेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेल कहते हैं। एरेल या इसी को आप जो एरेल की अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप जो है इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि तृतीय अध्यावरण होता है। ये क्या होता है, एक
एरिल जो होता है वो तृतीय अध्यावरण होता है जो बीजांड के आधार से शीर्ष तक फैला होता है। यानी जो आपका एरिल होता है ये भी एक प्रकार का अध्यावरण ही होता है और जो है आपके वो बेस से लेकर के बीजांड के बेस से लेकर पूरा शीर्ष तक क्या होता है वो फैला रहता है। ठीक है, तो ऐसे जो अध्यावरण होते हैं उसे क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। जैसे किसमें आपको दिखेगा ये लीची में, इसमें लीची में, और जो लीची का ये आपका जो तृतीय अध्यावरण होता है वो एडिबल होता है, यानी खाने योग्य होता है। तो लीची में आप एरिल को देख सकते हैं और साथ ही साथ जो है कीकर जो दरख्त होता है, जो प्लांट्स होता है, उसमें भी आप जो है इस एरिल को देख सकते हैं। एक्चुअल में एरिल जो होता है वो तृतीय अध्यावरण होता है और जो है वो बेस से लेकर के पूरा शीर्ष तक क्या होता है वो पूरा कवर किया होता है, किसको, बीजांड को। ठीक है, आइए हम इसके जो है नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जिसे कहते हैं बीजांड द्वार। ये देखिए यहाँ पर जो संरचना आपको दिख रही है ये इसे कहते हैं बीजांड द्वार। ठीक, इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बीजांड द्वार मैं बता दूं आपको कि बीजांड द्वार वाला जो रीजन होता है, आपको जो है बीजांड जो आपका बीजांड का आएगा मेन जो आपके ओव्यूल का जो मेन बॉडी यही है, इसके चारों तरफ आपको अध्यावरण मिलेंगे, इसके हर तरफ अध्यावरण मिलेंगे, मगर बीजांड द्वार जो बीजांड द्वार वाला रीजन होता है, जो बीजांड द्वार वाला क्षेत्र होता है, वहां पर जो है अध्यावरण जो है वो नहीं पाया जाता, वो अनुपस्थित होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस स्थान पर अध्यावरण अब्सेंट होता है, यानी नहीं पाया जाता। अब्सेंट क्यों होता है? रीजन ये है कि यहीं से परागनलिका प्रवेश करती है। जो पोलन ट्यूब है इसी जो है बीजांड द्वार से क्या करती है वो प्रवेश करती है। यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो आपका अध्यावरण जो होता है वो अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा कि बीजांड द्वार के स्थान यानी क्षेत्र पर वो आपका जो अध्यावरण है, इंटीग्मेंट है, वो अब्सेंट होता है और इसका कार्य क्या है? कार्य ये है कि यहीं से जो है पोलन ट्यूब क्या करता है वो प्रवेश करता है। ठीक, तो हमने आपको क्या क्या बताया? बीजांड काय बताया, भ्रूण कोश बताया, आपको इंटीग्मेंट के बारे में बताया। इंटीग्मेंट में आपको क्या बताया? मोनो यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक और साथ ही साथ जो है मैंने आपको अध्यावरणी और साथ में आपको जो है मैंने जो एरिल के बारे में बताया और उसके बाद मैंने आपको जो है वो आपके बीजांड द्वार के बारे में बताया। अब जो संरचना बची है वो क्या है? वो है आपका निभाग। निभाग को इंग्लिश में चैलेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलेजा। यहाँ पर मैंने लिखा है निभाग या चैलेजा। चैलेजा जो है आपको कहाँ दिखेगा? आपको जो आपका बीजांड द्वार है उसी के विपरीत वाला जो स्थान होता है, जो रीजन होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर स्थित होता है। तो ये बीजांड द्वार है, इसका विपरीत सिरा ये है। तो यहीं पर क्या होता है? निभाग जो है स्थित होता है और साथ ही साथ ये कह सकते हो आपकी बीजांड काय प्लस अध्यावरण के जंक्शन पर पाया जाता है। तो ये आपका ये जो दोनों जो है अध्यावरण है ना, ये दोनों क्या अध्यावरण है और ये आपका क्या बीजांड काय है, इसका जंक्शन क्या है? ये है। यहीं पर क्या होता है? वो निभाग उपस्थित होता है, यानी पाया जाता है। तो आप जो है फटाफट जो है इस सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए। ठीक है, अब जो है मैं आगे आपको बताऊंगा जो है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, मगर एग्जाम में सामान्यतः ज्यादातर जो चीजें जो है ओव्यूल में पूछी जाती है वो प्रत्येक प्रकार का ही बीजांड पूछा जाता है। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए और कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट को, आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। इसको नोट कर लीजिए।